नमस्कार। चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो संसाधन हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया चलती है, ये आते कहाँ से हैं? क्या ये बस यूं ही प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा है या इनके पीछे कोई और कहानी है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ज्यादातर लोगों के मन में तो यही ख्याल आता है ना, कि भाई हवा है, पानी है, जमीन के नीचे इतने सारे खनिज हैं, ये सब तो हमें कुदरत से मुफ्त में मिला है। लेकिन क्या ये सच में इतना सीधा साधा है? क्या यही पूरी सच्चाई है? तो देखिए, इस सवाल का सीधा और सपाट जवाब है नहीं। ये सोचना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में कोई भी चीज संसाधन तब बनती है जब इंसान उस पर काम करता है। मतलब संसाधन मानवीय क्रियाओं का ही नतीजा है। इंसान खुद संसाधनों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। इसके बाद बात होगी उनके अंधाधुंध इस्तेमाल से पैदा हुई समस्याओं की, और फिर हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सतत विकास, संसाधन प्लानिंग और ऐतिहासिक एजेंडा 21 पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, संसाधन का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई चीज नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये प्रकृति, टेक्नोलॉजी और हमारे बनाए गए संस्थानों के बीच एक रिश्ते जैसा है, और इंसान इस रिश्ते के केंद्र में है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये पूरी कहानी को एक बार में समझा देती है। देख रहे हैं, इस त्रिभुज के ठीक बीच में है मानव। हम इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर अपने आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। सोचिए, जमीन में पड़ा कच्चा लोहा तब तक सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है जब तक हमारे पास उसे स्टील में बदलने की टेक्नोलॉजी ना हो, है ना? तो वो टेक्नोलॉजी ही है जो उस पत्थर को एक कीमती संसाधन बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसाधनों को कितने अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जब हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं तो पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ये एक बड़ी सी पहेली के सभी टुकड़ों को अपनी अपनी जगह पर रखने जैसा है। ये फ्लो चार्ट इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। मोटे तौर पर देखें तो संसाधन दो तरह के हैं, प्राकृतिक और मानवीय। फिर प्राकृतिक संसाधनों को भी आगे बांटा गया है, नवीकरणीय यानी जिन्हें दोबारा बनाया या पाया जा सकता है, और अनवीकरणीय जो एक बार खत्म हो गए तो हो गए। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। यह सच में दिखाता है कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक स्याह मोड़ आता है। जब हम संसाधनों को प्रकृति का मुफ्त का माल समझ लेते हैं तो क्या होता है? हम उनका अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगते हैं और इससे बहुत ही गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इस सोच से तीन बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। पहली, संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं कुछ लोगों के लालच की वजह से। दूसरी, समाज में गहरी खाई बन गई है, अमीर और गरीब की, क्योंकि संसाधन कुछ ही हाथों में जमा हो गए हैं। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक, वैश्विक पारिस्थितिक संकट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद और जमीन का बंजर होना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो हकीकत है जिसके नतीजे हम सब भुगत रहे हैं। पता है, महात्मा गांधी ने इस समस्या की जड़ को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये बात आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई उम्मीद है? क्या इसका कोई समाधान है? जी हां, बिल्कुल है। और उस समाधान का नाम है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए हमारा एक्शन प्लान है। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। हमें विकास ऐसा करना है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही आज हम जो तरक्की कर रहे हैं उसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को ना चुकानी पड़े। ये सब कुछ संतुलन के बारे में है, ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इस खूबसूरत ग्रह का वैसे ही आनंद ले सकें जैसे हम ले रहे हैं। अब देखिए, सतत विकास को हकीकत बनाने के लिए हमें एक मजबूत योजना की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं संसाधन नियोजन। सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं होता, उनका समझदारी से इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा जरूरी है। सोचिए, क्या कोई लंबी यात्रा पर बिना नक्शे या जीपीएस के निकलना चाहेगा? शायद नहीं। तो फिर हम अपने ग्रह के भविष्य के साथ ऐसा क्यों करें? अपने देश भारत का ही उदाहरण लेते हैं। यहां एक अजीब सा विरोधाभास है।
कुछ राज्य जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ खनिजों और कोयले से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में पानी ही पानी है, तो राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की कोई कमी नहीं। लेकिन विकास हर जगह एक जैसा नहीं है। इसीलिए एक संतुलित राष्ट्रीय योजना की सख्त जरूरत है जो इन असमानताओं को दूर कर सके। तो भारत में ये प्लानिंग होती कैसे है? इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला कदम पहचान और सूची बनाना, मतलब देश के कोने कोने में संसाधनों का पता लगाना और उनकी एक लिस्ट तैयार करना। दूसरा कदम एक मजबूत ढांचा तैयार करना जिसमें सही टेक्नोलॉजी, स्किल्स और संस्थाएं शामिल हों। और तीसरा और आखिरी कदम इस संसाधन योजना को देश की मुख्य विकास योजना के साथ जोड़ना, ताकि सब मिलकर एक दिशा में काम करें। लेकिन ये सिर्फ एक देश की समस्या तो है नहीं, ये एक वैश्विक चुनौती है, और इसी को हल करने के लिए साल 1992 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। सोचिए, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता एक साथ एक जगह आए, क्योंकि सबको ये एहसास हो चुका था कि अगर अपने ग्रह को बचाना है तो मिलकर काम करना ही होगा। ये था रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन। तो साल 1992 जगह थी ब्राजील का शहर रियो डी जनेरो। यहाँ दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रमुख इकट्ठा हुए। ये कोई मामूली बैठक नहीं थी, बल्कि ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा पल जब दुनिया ने एक साथ कहा, बस अब हमें बदलना होगा। और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान है। एजेंडा 21 का लक्ष्य है दुनिया भर में सतत विकास हासिल करना। ये कहता है कि हम सबको मिलकर पर्यावरण को होने वाले नुकसान, गरीबी और बीमारियों से लड़ना होगा। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हर स्थानीय सरकार को अपना लोकल एजेंडा 21 तैयार करने के लिए भी कहता है। मतलब बड़ा बदलाव जमीनी स्तर से, हमारे अपने शहरों और गांवों से शुरू हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम इस एक अहम सवाल पर आके रुकते हैं। हमारे साझा भविष्य और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है, और इसका जवाब ही ये तय करेगा कि एक इंसानियत के तौर पर हमारा भविष्य कैसा होगा। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए इजाजत दीजिए।